हम लोगों ने देश में आवाज उठाया है कि लोकतंत्र तब आएगा, आजादी तब आएगी जब देश के वोटर का रिश्ता खजाने से जोड़ा जाएगा। देश के खजाने से जिनका रिश्ता जुड़ा है वो आजाद है, और देश के खजाने से जिनका रिश्ता नहीं जुड़ा है वो गुलाम है, गुलाम। सरकारी कर्मचारियों का रिश्ता खजाने से जुड़ा है, इसलिए महंगाई बढ़ती है तो सरकारी कर्मचारियों का पैसा बढ़ा दिया जाता है। लेकिन देश की जनता महंगाई झेलती है, लेकिन महंगाई भत्ता देश की जनता को नहीं मिलता। ये गुलामी का सबूत है, सबूत। इसका मतलब देश की जनता गुलाम। मैं ये कहता हूं कि खजाने से रिश्ता जोड़ो। अगर देश अमीर होगा तो देश के वोटरों के खाते में जो वोटरशिप की रकम आती है वो बढ़ेगी, और अगर देश गरीब होगा तो वो रकम घटेगी। यानी देश के बैरोमीटर से देश के लोगों को जोड़ो। जब देश की आमदनी बढ़े और देश के जनता की आमदनी भी बढ़े तब हम समझेंगे कि देश आजाद है। अंग्रेजों के जाने से आजादी नहीं आई। आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन हमें आप धोखा नहीं दे सकते, हमें नहीं दे सकते। अंग्रेज इस देश से गए जो धन दौलत, खेत क्यारी, मकान दुकान, मिल कारखाना जिस पर पहले अंग्रेजों का कब्जा था, उस पर भारत के 2-4 लोगों का कब्जा हो गया। लेकिन 100 में 97 आदमी आज भी गुलाम है। वो अंग्रेजों के जमाने में भी गुलाम था। मैंने आज के 20 साल पहले ये आवाज उठाई थी कि आज पढ़े लिखे लोगों का काम कंप्यूटर कर रहा है। पहले सरकारी दफ्तरों में, कंपनियों के दफ्तरों में जहां 1000 आदमी काम करते थे, वहां एक कंप्यूटर लगा दिया गया। एक कंप्यूटर ने 1000 पढ़े लिखे आदमियों का काम खा गया। इसी तरह ट्रैक्टर आ गया, ये बुलडोजर आ गया, ये जेसीबी मशीन आ गई, रोबोट आ गए, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। यानी बुद्धि का काम भी अब कंप्यूटर करेगा। आने वाले जमाने में किसी गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर नहीं होगा। बस और कार ऑटोमेटिक चलेगी, उसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आने वाले समय में ये जो अदालतों में जज बैठे हैं, ये जजेस की नौकरी खत्म हो जाएगी। ये कंप्यूटर फैसला देगा, कंप्यूटर जजमेंट करेगा। और आगे आने वाले समय में ये जो डॉक्टर हैं, डॉक्टरों का काम भी कंप्यूटर करेगा। कंप्यूटर के सामने जाके अपनी बीमारी बताओ, कंप्यूटर में से पर्ची निकल आए, ये दवाई खाओ, ठीक हो जाओ। खेती में तो, किसानी में तो काम खत्म हो ही गया, और चाय के बागान में भी अब आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे काम मशीनें करेंगे। खेती में कितना पैसा पैदा हो रहा है ये सरकार बताती है। ये जो मिल कारखाने में कितना पैसा पैदा हो रहा है ये सरकार बताती है। मैंने सरकार को कहा कि भैया एक बात और बता दे कि ये मशीनों से कितना पैसा पैदा हो रहा है, ये बात और बता। ये जो सकल घरेलू उत्पाद है, ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये जो जीडीपी है, इस जीडीपी में खेती का हिस्सा 16 रुपए है और 84 रुपए है मिल कारखाने का हिस्सा। मैं कहता हूं भैया ये मशीन का हिस्सा कितना है ये बता दो। ये बताते नहीं, क्योंकि मशीन का हिस्सा 100 में 98 रुपए। हमने कहा कि चलो 98 रुपए मत दो, 98% वोटरों को मत बांटो, केवल 100 में 50% यानी आधी जीडीपी वोटर में बांट दो और आधी जीडीपी से विकास करो। हमने क्या गलत कहा? हमने क्या गलत कहा? मशीन की कमाई हम चाहते हैं कि देश के वोटरों में
में बांटा जाए। हम गलत कहते हैं क्या? हम ये कहते हैं कि ये जो बरसात होती है तो तुम नोट छापते हो, पानी बरसता है तो नोट छापते हो। ये सूरज भगवान जब गर्मी पैदा करते हैं तो तुम नोट छापते हो। सूरज की गर्मी से नोट छपती है, सूरज की धूप से नोट छपती है, बारिश के पानी से नोट छपती है। और ये जो जंगलों में पेड़ खड़े हैं इनकी लकड़ियों से नोट छपती है। जो जंगलों में फल पैदा हो रहे हैं, समंदर में मछलियां पैदा हो रही हैं, इनसे नोट छपती है। इसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद में प्राकृतिक साधनों का हिस्सा। ये जो धरती के अंदर कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, मैग्नीशियम है, अभ्रक है, ये जो धरती के अंदर खनिज पदार्थ हैं उससे नोट छपती है। अरे ये जो धरती के अंदर भगवान ने दिया है ये केवल बुद्धिमान लोगों को और करोड़पतियों को नहीं दिया, ये दुनिया की सारी जनता को दिया है। जो नोट आप प्राकृतिक साधनों पे छापते हो वो देश के लोगों को बैंक में खाता खोल के बांटो। हम गलत बोलते हैं क्या? हम ये कहते हैं कि आज टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, इन लोगों ये लोग 100 रुपए कमाते हैं तो इनके 90 रुपया ये सरकार का हिस्सा होता। अगर पुलिस ना हो, अगर दुनिया में पुलिस ना हो, दुनिया में सेना ना हो, तो अंबानी आज 100 रुपए कमाते हैं तो केवल 10 रुपए कमाता है। ये जो अंबानी, अदानी आज ये 100 रुपए कमाते हैं, ये 90 रुपया इसलिए कमाते हैं क्योंकि पुलिस, 90 रुपया इसलिए कमाते हैं क्योंकि अदालत है, 90 रुपया इसलिए कमाते हैं कि दुनिया में ये अदालतें हैं, पुलिस है, संसद है, सरकार है। ये हरी हरी महात्मा गांधी वाली नोट है। पुलिस को वोटरों ने बनाया, सेना को वोटरों ने बनाया, ये महात्मा गांधी की हरी हरी नोट ये वोटरों ने बनाया। और इस देश में ये पूरी सरकारी मशीनरी वोटरों ने बनाया। तो सरकारी मशीनरी के कारण जो अरबपति लोग पैसा कमा रहे हैं वो टैक्स लगा के वोटरों के खाते में बांट दिया जाए तो हम गलत कहते हैं क्या? इसलिए मैं कहता हूं कि जब लोग कहते हैं कि देश में सारे लोगों को पैसा नहीं मिलना चाहिए, अगर लोकतंत्र चलाने की फीस सरकारी कर्मचारी लेगा, लोकतंत्र चलाने की फीस पुलिस वाले लेंगे, लोकतंत्र चलाने की फीस ये जज लोग लेंगे, अगर लोकतंत्र चलाने की फीस ये एमपी लेगा, एमएलए लेगा, ये मंत्री लेंगे, एक प्रधानमंत्री लेगा, मुख्यमंत्री लेगा, ये डीएम, पीएम, सीएम, ये तीनों लोकतंत्र चलाने की फीस लेंगे, तो मैं कहता हूं कि ये लोकतंत्र चलाने की फीस देश के सारे वोटरों को भी मिले। क्योंकि आप ये कह नहीं सकते कि ये लोकतंत्र केवल सरकारी कर्मचारी चलाते हैं। अगर देश के वोट देने वाले लोग वोट देना बंद कर दे तो ये लोकतंत्र भी बंद हो जाए, बंद हो जाए। अगर देश में वोट देने वाले लोग वोट देना बंद कर दे तो सरकार का 5 साल में लाइसेंस खत्म हो जाएगा। और अगर सरकार का लाइसेंस खत्म हो गया तो कोई सरकारी कर्मचारी भी नहीं रहेगा। और अगर सरकारी कर्मचारी नहीं रहेगा तो टाटा, बिरला ने जो पैसा जमा कर रखा है वोटरों का, ये पैसा भी उनके पास नहीं रहेगा। और अगर सरकार का लाइसेंस खत्म हो गया तो बैंकों में जो देश के वोटरों का खरबों रुपया जमा है वो बैंकों के पास पैसा भी नहीं रहेगा, वो जनता का हो जाएगा। मेरे भाई, इस देश को चलाता है वोटर। अगर सरकार चलाने वाले लोग वेतन भत्ता लेंगे तो सरकार बनाने वाले लोग भी वेतन भत्ता लेंगे।
अरे मैं कहता हूं कि तुम बस चलाते हो, बस चलाने पर वेतन लेते हो क्योंकि मैं ड्राइवर हूं, ड्राइवर। अरे भाई तेरी बस, अगर तू बस चलाने के लिए ड्राइवरी करता है और ड्राइवरी का वेतन लेगा तो ये जो देश के वोटर हैं उस बस के मालिक हैं, वो किराया लेंगे, किराया। अगर बस के ड्राइवर को वेतन मिलना ठीक है तो देश के वोटर को उस बस का मालिक होने के नाते बस का किराया मिलना भी ठीक है। मेरे भाई, आज जो बस का किराया लेते हैं बस के मालिक, आज जो मकान का किराया लेते हैं मकान के मालिक, आज जो मशीन का किराया लेते हैं मशीन के मालिक, आज जो जमीन का किराया लेते हैं जमीन के मालिक, ये कोई काम करते हैं क्या? है? कोई काम करते हैं? नहीं। अरे मालिक कभी काम नहीं करता, काम के बगैर बस का पैसा लेता है किराया, काम के बगैर मकान का किराया लेता है, काम के बगैर जमीन का किराया लेता है, काम के बगैर मिल कारखाने का किराया लेता है। इतना ही नहीं, बैंक में जो पैसा जमा कर देता है वो बैंक में जमा पैसे का किराया लेता है, ब्याज। जब ये ब्याज बिना काम किए मिलती है, जब ये मकान का किराया बिना काम किए मिलता है, जब ये मशीन का किराया बिना काम किए मिलता है, और ये जो बाप मर जाता है टाटा बिरला का तो उनके बच्चों को अरबों रुपए बिना काम के मिलता है, तो मैं कहता हूं कि 5,896 रुपए देश के सारे वोटरों को बिना काम के पहुंचाओ। मेरे भाइयों, मैं कहता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि बिना काम के वोटरों को पैसा नहीं मिलना चाहिए। मैं मानता हूं कि बिना काम के वोटरों को पैसा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन एक शर्त है कि बिना काम के जो पैसा देने के जितने कानून हैं सब रद्द कर दिया जाए, तो हम भी नहीं देंगे। तब जो टाटा बिरला मरे तो उनके बच्चों को पैसा टाटा बिरला की कमाई नहीं जानी चाहिए, वो सरकार के पास चली जाए, तो हम वोटरशिप नहीं मांगे। तब ये तय कर दिया जाए कि ये जो मशीनों का किराया है, ये किराया लेना बिना काम के ये गैर कानूनी कर दिया जाए, तो हमें वोटरशिप नहीं चाहिए। अब ये जो बैंकों में पैसा जमा करके टाटा बिरला अरबों रुपए कमा रहे हैं ब्याज का, ये ब्याज लेना ब्याज देना दोनों अपराध घोषित कर दिए जाएं, तो हम भी वोटरों के लिए पैसा नहीं मांगेंगे। लेकिन जब तक ब्याज का कानून रहेगा, जब तक मकान, दुकान, मिल, कारखाना, जमीन, खेत, खलिहान, इनके किराए का कानून रहेगा, तब तक देश के वोटरों को पैसा देना पड़ेगा। ये कहते हैं कि वोटरशिप संभव नहीं है, ये जनता को पैसा नहीं मिल सकता, इतना पैसा है नहीं। मैं कहता हूं कि मेरे भाई ऐसी बात मत करना। पहले वोटरशिप की किताब पढ़ा क्या? अगर बिना किताब तुम पढ़े तुम कैसे कह सकते हो कि वोटरशिप संभव है कि नहीं? अरे भैया मेरे, जरा किताब पढ़ो, 250 पेज की किताब लिखी है, और भारत की संसद में आईएएस ऑफिसर रहते हैं, भारत के 400 एमपी इसको मंजूर कर चुके हैं, 400 सांसद। और जानते हो, उन्हीं सांसदों में एक आदमी और है जो आसाम का मुख्यमंत्री है। क्या नाम है? सोनोवाल। ये सोनोवाल भी हमारे आंदोलन का आदमी है, इसी वोटरशिप आंदोलन का। इसलिए अब तो हम लोग मुख्यमंत्री बनने लगे, अभी मुख्यमंत्री बनने लगे हैं, थोड़ा इंतजार करो, अब वोटरशिप का आदमी प्रधानमंत्री बने।
प्रधानमंत्री। और जब प्रधानमंत्री बनेगा तो लागू होगी कि नहीं वोटरशिप? होगी। अरे जब इस आंदोलन से निकला हुआ आदमी आसाम का मुख्यमंत्री बन सकता है, तो इस आंदोलन का निकला हुआ आदमी कल भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री। और दुनिया में हर काम हर आदमी के बस का नहीं है। एक ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल बना है, यहां कितने आदमी बैठे हो गए, पुल बना दोगे? बना सकता कोई? कोई नहीं बना सकता। अरे ये पुल बनाने का काम बड़े बड़े इंजीनियर करते हैं। इंजीनियर, ये जो इंजीनियर हैं, नदी में पुल बना देते हैं। उस नदी में जहां 5 हाथी खड़े कर दो, हाथी के ऊपर हाथी, हाथी के ऊपर हाथी, और 5 हाथी जहां डूब जाते हैं, वहां भी इंजीनियर पुल बना देता है। पुल। ये जो हमारी दलाल पार्टी वाले हैं, जो अरबपतियों के घर पे जाके पूंछ हिलाते हैं कुत्तों की तरह, इनके बस के लोकतंत्र चलाना और वोटरशिप देना नहीं है। सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने में तुम्हारी नानी याद आ रही है, लेकिन ये वोटर्स पार्टी वाले देश के सारे वोटरों को वेतन दे देंगे, इनके लिए आसान। अरे ये वोटरशिप के इंजीनियर हैं। इंजीनियर कानून बनाने के लिए केवल 272 एमपी की जरूरत होती है। 400 एमपी मिलके भी एक कानून नहीं बना, इसलिए पार्टी बनाई गई। पार्टी, और ये पार्टी का नाम रखा गया क्या? वोटरों की पार्टी, वोटर्स पार्टी। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि जब दलाल पार्टियों ने अपने सांसदों को रोक दिया कानून बनाने से, तो देश में नई पार्टी बननी चाहिए थी कि नहीं? हाथ उठाइए, हाथ उठा के बताइए कि हाँ बननी चाहिए। इसलिए नई पार्टी आई है, वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल। इसलिए कहा जाता है कि वोटर्स पार्टी क्या करेगी? वोटरशिप लागू करेगी कि नहीं? वोटर्स पार्टी क्या करेगी? वोटरशिप लागू करेगी।